ईद पर मिठाई लेकर मैं अपनी बहन के घर गया था। सामने का दृश्य देखकर मैं चौकन्द रह गया। मेरी विधवा बहन की सास और ननद उसे डंडे से पीट रही थीं। मेरी बहन चुपचाप मार खा रही थी। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और वह रो रही थी। मेरी बहन की सास ने मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे कहा कि मेरी नज़रों के सामने से यहाँ से इसको ले जाओ। उसको हमने कोई संबंध नहीं है। उसने पूरे परिवार में हमारी बदनामी की है। उसके आंसू देखकर मैंने उसे गले लगाया और उसे शांत करके अपने घर ले आया। एक दिन मेरी पत्नी अपनी माँ के घर गई हुई थी और मैं कमरे में सो रहा था और मेरी विधवा बहन बाहर आंगन में सो रही थी कि अचानक बारिश होने लगी। तो मैं उठा और अपनी बहन की खाट अपने कमरे में रख दी। मेरी बहन मेरे कमरे में सो गई, लेकिन कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आदमी उसकी खाट पे सो रहा है। जैसे ही मैं उठा और कमरे की लाइट जलाई तो मेरे सामने अपनी बहन को देखकर मेरा दिल टूट गया, क्योंकि उसके बिस्तर पे मेरा नाम अली है। मेरे माता पिता का निधन हो चुका है। मेरी एक बहन थी जिससे उसकी शादी की गई थी और उसे अपने घर से निकाल दिया गया। मैंने उसे दूर भेज दिया था। मैंने खुद की शादी कर ली थी और मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरे घर में सिर्फ मेरी पत्नी का ही फैसला आखिर ही होता था। मैं हमेशा से एक कमज़ोर आदमी रहा हूँ। मेरी पत्नी के सामने मेरी कोई बात नहीं चलती थी। कभी कभी मुझे अपनी पत्नी की वजह से घुटन महसूस होने लगती थी। मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर बात अड़ जाती थी और मेरी एक भी बात नहीं सुनती थी। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो झगड़ने लगती थी और घर में चली जाती थी। वह मुझे छोड़ देती और मेरे बच्चे अपनी माँ को याद करके रोते रहते थे। तो अब मैं लाचार हो गया था। मेरे बच्चों की बेड़ियाँ मेरे पैरों में बंध गई थी, तो मुझे अपनी बीवी का गुलाम बनना पड़ा। मैंने अपनी शादी से पहले अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी। उसकी शादी अच्छे घर में हुई थी और वो अपने घर में बहुत खुश थी। वो अक्सर अपने पति के साथ हमारे घर आती थी। वो दोनों बहुत खुश थे। बस एक की कमी थी, उसके कोई बच्चा नहीं थे। मैं हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह मेरी बहन को बरकत दे, वह तुझे औलाद दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि रमज़ान के महीने में चौथे रोजे के दिन मेरे जीजा का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गए। मेरी छोटी बहन विधवा हो गई। यह दुख उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। पति की मृत्यु के पश्चात वो अपने ससुराल में इद्दत में चली गई। पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हुआ। अब वह मुझे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने देती थी, न ही उसे सोने जाती थी। लेकिन मैं हर दूसरे दिन छुपकर अपनी बहन से मिलने चला जाता था। मेरी पत्नी का डर था कि यदि मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो हमें अकेला छोड़ कर चली जाएगी। वह घर वापस आ जाएगी, इसलिए उसने मुझसे माफ़ कर दिया और तुम अपनी बहन से संबंध कम रखो और अपने हाल पे छोड़ दो, नहीं तो वह तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों और पत्नी की चिंता करो। यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अकेला अपनी बहन को कैसे छोड़ सकता। वह मेरी इकलौती बहन थी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। ईद के दिन मैंने ईद की नमाज पढ़ी और अपनी पत्नी से कहा कि मैं ईद पे अपने एक करीबी दोस्त से मिलने जाऊंगा। मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी बहुत गुस्से में थी। जब मैं घर से निकलने वाला था तो उसने मुझसे कहना शुरू कर दिया। उसने पूछा, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम सच बोल सकते थे कि तुम अपनी बहन से मिलने जा रहे थे। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं ईद के दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा और अपनी बहन के घर चला गया। मैं पूरे रास्ते आंखों में आंसू लिए चला गया। सड़क पे लोगों को देख रहा था कि वो नए कपड़े पहने हुए थे और मेरी बहन ने शायद उस दिन नया सूट भी नहीं पहना था। मैंने अपनी बहन के घर के लिए मिठाई की जगह कुछ फल खरीदे। खाली हाथ जाना भी उचित नहीं था। पहले भी उसकी सास बहुत सख्त थी और हर छोटी छोटी बात पे उसे गरीबी का ताना मारती थी, और अब उसका पति भी मर चुका था जो उसका पक्ष लेता था और अपनी माँ का चुप करा देता था। वैसे भी मैं अपनी बहन के साथ था। मैं घर पहुंच गया था,
लेकिन जब मैं वहाँ गया तो एक नज़ारा था, मेरी बहन के पूरे ससुराल वाले इकट्ठा हुए थे और वह मेरी बहन को पीट रहे थे। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर ऐसा आरोप लगाया कि मेरा दिमाग खराब हो गया। वो कहने लगी कि तुम्हारी बहन का प्रेमी रात को चुपके से उससे मिलने आया था। मैंने खुद तुम्हारी बहन को देखा है, वो रंगे हाथ पकड़ी गई है। मेरे बेटे को मरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुए और उसने होली मनाना शुरू कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की मौत का कारण वही है, इसलिए मैं उसे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने यह देखा है कि मैंने उसे अपने घर में जगह दी थी, वह सोचकर कि वह मेरे बेटे की विधवा है, लेकिन उसने हमारी इज्जत को दागदार कर दिया है। हमारे घर में जवान लड़कियां हैं, अब तुम अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी बहन की सास की बातों पे मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैंने वहां से अपनी छोटी बहन को देखा जिसके जीजा ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके कपड़े कई जगह फटे हुए थे। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की कोशिश की, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन वह हमारे परिवार से हैं। वह उस पर कीचड़ उछाल रही थी और कह रही थी कि उसने खुद मेरी बहन फिजा को किसी अजनबी के साथ पकड़ा था। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, वो चुप रही और अपनी सास के आरोप का नकार भी नहीं पाई। मैंने फिजा से पूछा कि क्या तुम्हारी सास सच बोल रही है, लेकिन वह अभी भी चुप रही। उसकी चुप्पी उसे दोषी साबित कर रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसका सामान मेरे सामने फेंक दिया और कहने लगे कि इस कमीने को अपने साथ ले जाओ। मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। मेरी पत्नी घर में बैठी थी। जब उसने मेरी विधवा बहन को मेरे साथ देखा तो उसने बहुत हंगामा किया और कहने लगी कि पहले तो उसने अपने पति को खा लिया और अब तुम उसे अपने घर ले आए हो। उसके ससुराल वाले उसे रखना नहीं चाहते क्योंकि वह अपने बेटे की कोई संपत्ति नहीं रखना चाहते थे। तुम्हें उसे वह हिस्सा दे देना चाहिए था, तुम्हें उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। अब मैं अपनी पत्नी को क्या बताता कि उसकी सास ने उस पर क्या आरोप लगाया है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ समय की यह रहेगी, फिर मैं उसकी शादी की व्यवस्था करूंगा। मैं आपको बता दूं कि मेरी पत्नी यह बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वह चुप रहने को मजबूर थी। हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे और एक आंगन था। बहन की शादी के बाद हमने वह कमरा अपने बच्चों को दे दिया था, इसलिए वह फिजा आई तो उसके लिए जगह नहीं थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि उसे बच्चों के साथ एडजस्ट कर लो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ मना कर दिया और कहा बाबा आप अपनी मौसी को अपने कमरे में रख लो। अब मैं अपनी विधवा बहन को अपने कमरे में कैसे रख सकता हूँ। तो मेरी पत्नी ने कहा मैं फिजा के लिए आंगन में एक खाट डाल दूंगी, वह आराम से सो सकेगी, चिंता मत करो। मुझे यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन मेरे घर में मेरी पत्नी की बात ही आखिरी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और फिजा भी चुप रही। फिजा की सास ने उस पर जो आरोप लगाए थे उन्हें अभी तक मेरे समझ नहीं पाया था। फिजा ने उसकी तारीफ क्यों नहीं की, उसने उससे क्यों नहीं कहा कि उसका कोई प्रेमी नहीं है। फिजा सच कह रही थी। वह सवाल मुझे बहुत परेशान करते थे, लेकिन मैंने अपनी परेशानी अपने चेहरे पे नहीं आने दी, क्योंकि अगर मेरी बीबी को यह बात पता चल जाती तो वह फिजा को आंगन में भी जगह देने को तैयार नहीं थी, बल्कि उसे घर से निकाल देती। फिजा को आए हुए सिर्फ 1 दिन ही बीता था और मेरी पत्नी ने फिजा को घर से निकाल दिया। पत्नी दूध पूरे घर की जिम्मेदारी रसोई पे डाल दी। मैंने खाना बनाने से लेकर सफाई तक का पूरा काम उसे सौंप दिया और मेरी पत्नी चिंता मुक्त हो गई और माहौल ठीक हो गया। वह भी चुपचाप घर के सारे काम करने लगी, क्योंकि वह भी मेरी पत्नी के स्वभाव से अच्छी तरह से वाकिफ थी। मुझे यह सब बातें पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझसे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं अपनी बहन को गुलाम की तरह देखने लगा। एक दिन जब मैं काम से लौटा तो मेरी पत्नी ने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा मुझे फिजा का व्यवहार पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पति की मौत के बाद वह आवारा हो गई है। पत्नी की यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा तुम क्या कह रही हो? मेरी बहन विधवा है और वह इद्दत में है, तुम उसकी तरफ से यह कैसे कह सकती हो? मेरी पत्नी ने मुंह बनाते हुए कहा मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करना चाहते हो तो मत करो, जल्दी ही तुम्हें खुद सच्चाई पता चल जाएगी।
और फिर बैठकर अपना सिर पीटते रहना। मैंने गुस्से से उसके कहना चाहती थी कि क्या तुम्हारी बहन किसी से छुपकर मिलती है? जल्दी ही रिश्ता ढूंढो और उसे यहाँ से ले जाओ। इससे पहले कि वह हमारे सिर पे बदनामी का साया लटके, इस पे मुझे फिजा की सास की कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मैं कुछ देर के लिए एकदम चुप हो गया और फिर अपनी पत्नी से कहा कि फिजा की इद्दत पूरी होने दो, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा, मैं कर सकता हूँ। मेरी पत्नी जोर से हंसी और बोली, तुम्हें इसकी इद्दत की चिंता है, लेकिन उसे अपनी इद्दत की कोई परवाह नहीं है। तुम बैठे बैठे यही सोचते रहो, वह तुम्हारा मुंह काला करके चली जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। यह बात बहुत ही कड़वे लहजे में कहने की बात मेरी पत्नी बच्चों के कमरे में चली गई और फिर विचारों में खो गया। क्यों मेरी बहन का चरित्र वाकई खराब था? क्या उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था? वह कैसे संभव था कि उसकी सास और मेरी पत्नी एक ही बातें कर रही थी, जबकि मैंने अपनी पत्नी को यह भी नहीं बताया था कि मैंने फिजा उसके ससुराल वालों ने क्यों लाया हूँ। मैंने तय कर लिया था कि मैं फिजा से अकेले में बात करूंगा और उससे पूछूंगा कि मामला क्या है। और फिर 2 दिन ही बीते थे कि मुझे मौका मिला। मेरी पत्नी बाजार गई हुई थी, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, घर पे सिर्फ मैं और फिजा ही थे। फिजा अब मेरे लिए चाय लेकर आती है। मैंने उसे अपने पास बैठाया और उससे पूछा कि उस दिन तुम्हारी सास क्या कह रही थी? तुमने ऐसा क्या किया है? उन्होंने तुम पे इतना बड़ा आरोप लगा दिया है। मेरी बात सुनकर उसने अपना सिर झुका लिया और बिल्कुल चुप रही, एक भी शब्द नहीं बोली। उसने कहा, फिजा, मैंने कहा इस तरह से तुम्हारी बदनामी होगी, बताओ मुझे क्या हुआ था? फिजा ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उठकर चली गई। उसकी खामोशी मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी और अगर वह मुझे खुलकर सच नहीं बताती तो अपनी बीवी से मैं भीग जाता, लेकिन उसकी खामोशी उसे चोर साबित कर रही थी। मेरे बहुत पूछने पर भी वह नहीं बोली और फिर वह एक दिन बीतने लगा। देर रात मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि फिजा आंगन में चारपाई पे मौजूद नहीं थी। इधर उधर देखा लेकिन वह कहीं नहीं नजर आई और वह थोड़ी देर बाद वह छत से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। मैंने हैरानी से उससे पूछा, इतनी रात को छत पे क्या करने गई थी? मुझे देखकर वह पहले तो डर गई, फिर कहने लगी कि मुझे घुटन हो रही थी इसलिए मैं छत पे चली गई। बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। वैसे तो खुले आंगन में नहीं सोती थी, उस छत पे जाने की क्या जरूरत है? मुझे लगा कि मेरी पत्नी और वो सब लोग सही बोल रहे थे, लेकिन तब तक मेरे पास समय होता था, लेकिन ऐसी बातें नहीं करना चाहता था। कुछ दिन बीते और एक दिन मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। वह मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ, लेकिन बच्चों का परीक्षा देने जाना है, इसलिए बच्चे यहाँ रहेंगे, फिजा बच्चों की देखभाल करेगी। मैंने कहा ठीक है, तुम जा सकती हो, और फिर वह चली गई। मौसम बारिश वाला हो रहा था, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने फिजा से कहा कि ऐसा न हो कि आधी रात में बारिश होने लगे, तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा दूंगा, तुम मेरे कमरे में चैन से सो सकती हो। फिजा जब आंगन में पैक करके आ चुकी थी, वह मेरी बात मान गई और मैंने फिजा की खाट अपने कमरे में लगा दी। आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे फिजा जाग रही हो, उसका बिस्तर हिल रहा हो। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए मैं यही सोचकर चुप रहा और लेटा रहा कि शायद वह भी मेरी तरह से सो नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसके बिस्तर पे हलचल होती रही और फिर सन्नाटा छा गया और फिर मैं सो गया। अगली सुबह कुछ सामान्य था, लेकिन फिजा की आंखें थोड़ी झुकी हुई थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह जाग रही थी, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही लगा जैसे फिजा अपने बिस्तर पे कुछ कर रही थी, लेकिन मैं चुप रहा और तीसरे दिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सका कि फिजा इतनी सारी हरकतें क्यों कर रही है और रात में क्यों जाग रही थी और क्या कर रही थी। मैंने अपने मोबाइल की टच स्क्रीन ऑन किया और मेरे सामने वो नज़ारा था। उसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गया। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी खाट पे बैठी थी और एक सूखी रोटी के टुकड़े करके खा रही थी। वह अपनी बहन से बात कर रहा था। मैं उसे इतनी सख्ती और बासी रोटी खाते हुए देख रहा था और फिर मैं उठकर उसके पास गया तो वह डर गई और उसने रोटी को अपने दुपट्टे में छिपा लिया। मैंने अपने हाथ से उसका दुपट्टा हटाया
और इसमें एक बहुत बासी रोटी थी। वह मेरी नज़रों से बच रही थी, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। मैंने आश्चर्य से फिजा से पूछा, यह क्या है? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम ठीक से खाना खाइए था, तुम क्या कर रही हो? मेरी बातें सुनकर वह रोने लगी और रोते हुए बोली कि मेरी सास ने मुझे ताज़ा खाने से मना किया था, मैं सिर्फ बचा हुआ खाना खाती थी। मुझे रात को भूख लगती थी, इसलिए मैं बासी रोटी अपने तकिए के नीचे छिपा लेती हूँ और फिर आधी रात को चुपके से खा लेती हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गया और उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रही थी और खाने नहीं देती थी? उसने आंखें नीची करके कहा, दरअसल भाई, मैंने आज तक यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मेरे पति अकबर की मौत एक दिन पहले मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। अकबर ने कहा था कि वह खुद यह खबर सबको बताएंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और फिर वह बसा हुआ मुझे इतना सदमा लगा कि वो मैं सह नहीं पाई और प्रति नकारात्मक हो गई और उसकी गर्भवती हूँ। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे तबीयत खराब होने लगी और हर समय घुटन महसूस होने लगी। एक दिन मैंने अपने ससुराल की छत पर गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी ने अपने किसी प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया है। संयोग से मेरी सास ने मुझे छत पे जाते हुए देखा लिया, वह मेरे पीछे पीछे चली गई। मेरी भाभी अंधेरे में कहीं छिप गई, लेकिन उसने मुझे अपने प्रेमी के साथ देख लिया और मुझे बहुत बुरा इंसान होने का आरोप लगाया। मेरी वही भाभी आई और आके मुझे पीटने लगी और अपने अपराध का दोष मेरे सिर पे डाल दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बता पाई और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। और आपको भाभी को यह सब बताना चाहिए थी, लेकिन भाभी मेरा बोझ उठाने को तैयार नहीं थी। अगर उन्हें पता चला तो मुझे क्या होगा? और छिपाया, लेकिन मैं चाहती थी, अकबर से प्यार करती थी और यह बच्चा उसी का प्रतीक है। अब मुझे कभी कभी भूख लगने लगती है, कभी मेरी सांस फूलने लगती है। जब मुझे शर्म आती है तो मैं छत पे चली जाती हूँ, कभी कभी मैं छिपकर खाने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें पता है, मेरी सहेली रानी पड़ोस में रहती है। मैंने उसे बताया था कि मेरा यह इसलिए वह जब भी भाभी मुझे खाना नहीं देती थी, वह मुझे पीटती थी। वह मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाकर दे देती थी।